हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और उनकी पढ़ाई हुई चली होगी। अच्छा, हमारा डे अब डे 19, जिसमें हम बात कर रहे हैं बैंक ऑडिट के बारे में। बैंक ऑडिट जो है, जो पूरे ऑडिट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस पे कई हर बार ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेविगेशन ऑफ रेगुलेटरी इकोसिस्टम, लाइक इसमें सिर्फ सिंपल बैंकिंग के स्टेट टाइप्स बता रखे हैं, किस किस तरीके के बैंक्स और उसके एक्ट हैं। तो इसको एक बार रीड करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, या आपने अ, वगैरह में पढ़ा होगा कि कौन सी कंपनी पे या वहाँ पे कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है, उसके बारे में। बैंकिंग कंपनी में एजीएम और आरबीआई अप्रूवल से, नेशनलाइज बैंक में बोर्ड विद आरबीआई अप्रूवल, और रीजनल रूरल बैंक पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल से जो है ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। मैंडेटरी ऑडिट रिपोर्ट, जो क्या क्या रिपोर्ट्स मैंडेटरी होती है, जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है वो तो होती है, उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, compliance of SLR requirement, income recognition and asset classifications, LFR, FAR, लफराग जो है घोष एंड जिलानी कमेटी compliances, कंडक्ट ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशंस, एडवर्स क्रेडिट रिपोर्ट रेशियोज। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स कंपलसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट के टाइप्स लिखे हैं, इसको एक बार रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा। ओके, Arching the audit plans, audit inputs, then risk assessment and then engagement team discussion। ये तो नॉर्मल है, जैसे अपना ऑडिट होता है नॉर्मल, उसी तरीके से यहाँ भी ऑडिट प्लान्स के या एंगेजमेंट्स डिस्कशंस होते हैं। स्टेजेस क्या होता है, वही पहले इनिशियल एंगेजमेंट, देन प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, और लास्ट में कुछ स्पेशल असेसमेंट्स होते हैं जो चेक करने होते हैं, जैसे हम नॉर्मल ऑडिट में करते थे। पहले एंगेजमेंट लेटर रेडी किया, फिर उसके बाद प्लानिंग रेडी की, स्ट्रेटजी बनाया, एग्जीक्यूशन करके फाइनल असेसमेंट और रिपोर्ट तैयार करना। ओके, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें सेम ही होते हैं। अब यहाँ से कुछ कुछ नई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है एनाटॉमी ऑफ बैंक एडवांसेस एंड सिक्योरिटी। तो दो तरीके के एडवांसेस है, फंडेड और नॉन फंडेड। फंडेड यानी कि जिसमें एक्चुअल में फंड ट्रांसफर किया जाता है, लाइक टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट। और नॉन फंडेड जिसमें एक्चुअल में फंड नहीं ट्रांसफर किया होता बल्कि गारंटीज के द्वारा ऑब्लिगेशन थे, लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटीज। मोड ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहले मोर्टगेज, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर कर देना। प्लेज यानी कि एसेट्स को ट्रांसफर कर देना एज अ सिक्योरिटी। हाइपोथेनियस यानी कि कुछ इन्वेंटरीज वगैरह के रिलेटेड होता है। असाइनमेंट, सेट ऑफ यानी कि डेटर और क्रेडिटर का सेट ऑफ कर देना, लाइक हमने किसी से लोन लिया है तो और हमारे पास डेटर बचे हैं तो हम वो दे ट्रांसफर कर देंगे, उससे आप डायरेक्टली जाके पैसे ले सकते हो, वो हमारे क्लाइंट है। और लीन यानी कि कुछ टाइम के लिए टेक ओवर करना, देन उसके बाद हैंड ओवर कर देते हैं वापस से। ओके, तो ये टाइप्स है, इन टाइप से रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अभी तक मोस्टली इन तीन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ओके, इन तीन पे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, बाकी पे तो थोड़ा बहुत रीड करके भी ख़त्म कर सकते हो। ड्राइंग पावर्स, ड्राइंग पावर पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सबसे पहले सैंक्शन लिमिट क्या होती है, जो लिमिट जो बैंक है वो प्रोवाइड कराती है बायर को, या कहे तो क्लाइंट्स को, बोरोवर को। आई मीन जो लोन ले रहा है उसको एक सैंक्शन लिमिट देती है कि इतने तक जो क्लाइंट की फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट है ना, वो क्लाइंट यूज कर सकता है। ड्राइंग पावर होता है जो हमेशा सैंक्शन लिमिट से कम या इक्वल ही रहेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो होता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना अमाउंट तक का ड्रॉ कर सकते हैं। सैंक्शन लिमिट एक मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन उससे भी कम होती है ड्राइंग पावर, ताकि ओवर ड्रॉ ना हो सके। वो डिपेंड, ड्राइंग पावर डिपेंड करती है उसकी वर्किंग कैपिटल
नेट वर्किंग कैपिटल के बेसिस पर, जिसको भी रीड देखेंगे। द गोल्डन रूल, ऑल अकाउंट मस्ट बी केप्ट विद इन द बोथ ड्राइंग पावर एंड सेक्शन लिमिट at all the time. Auditor concern the stock assessments and quarterly returns. जो ऑडिटर है स्टॉक असेसमेंट और क्वार्टरली रिटर्न्स चेक करेगा कि हर चीज प्रॉपरली है कि नहीं। एसेट्स क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो क्या कहता है ये? एसेट क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक स्टैंडर्ड, दो टाइप में होता है, एक स्टैंडर्ड एंड देन उसके बाद आता है नॉन परफॉर्मिंग। सबसे पहले स्टैंडर्ड आता है यानी कि परफॉर्मिंग। तो एक तो रेगुलर होता है यानी कि अभी स्टार्ट हुआ है लोन का तो रेगुलर बेसिस हुआ। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सिग्नल दिखने लग गया कि अब लग रहा है कि अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, यानी कि जैसे ड्यू डेट ओवर हो गई, तो वो आ जाता है SMA 0 में, यानी कि अब यहाँ से हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे ओवरड्यू हो सकता है। देन अगर 31 से 60 हो गया डेज हो गए तो वो SMA 1। देन SMA 2, अगर 60 90 हुआ तो 90 से ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवरड्यू कैटेगरी या नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहला सब स्टैंडर्ड जहाँ पे भी 90 डेज ही हुए हैं। डाउटफुल D1 D2 D3 तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता है, वन ईयर के अप्रोक्सीमेटली। देन उसके बाद लॉस, उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर नहीं पे होता तो उसको लॉस ऑफ एसेट्स या लॉस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया जाता है। ओके, और ये कैस इसके कुछ कुछ कैटेगरीज है। NPA ट्रिगर्स, NPA कैसे ट्रिगर करेगा? सबसे पहले रूल 1 आता है, 90 डेज ओवर रूल। अगर 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है कोई पेमेंट, तो उस केस में वो NPA मान लिया जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर क्राइटेरिया अप्लाइज ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। एन अकाउंट treated as overdraft if balance continuously exceeds the sanction limit, sanction limit या ड्राइंग लिमिट से कंटिन्यूसली ज़्यादा है, और द बैलेंस विद इन द लिमिट बट आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली। लेकिन लिमिट देखो, सबसे पहले तो लिमिट से ज़्यादा है, दूसरा लिमिट से कम है लेकिन 90 डेज तक कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ, यानी कि जो पेमेंट उसने लिया ड्रॉ किया था उसको रीपेमेंट करा ही नहीं है, तो उस केस में आ सकता है। या फिर अगर प्रीपेमेंट करा है तो वो इंटरेस्ट रेट के बराबर भी नहीं है, तो उस केस में वो भी NPA हो जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर के केस में। NPA के तीन रिश्ते को सबसे 90 डेज का है एंड आउट ऑफ ऑर्डर का है। ठीक है, 90 डेज सिंपल 90 डेज है, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर में तीन टाइप्स है। पहला एक्सीड बैलेंस है, दूसरा अंडर बैलेंस है बट 90 डेज तक कोई क्रेडिट नहीं है, तीसरा क्रेडिट है लेकिन वो इंटरेस्ट से भी कम है। इस केस में आउट ऑफ ऑर्डर क्राइटेरिया के अंदर वो जो है NPA आता है। NP प्रोविजनिंग मैट्रिक्स, ये आ गया किस तरीके से हम किस प्रोविजंस बनाएंगे। सब स्टैंडर्ड, जब परफॉर्मिंग एसेट्स होता है तब कोई प्रोविजन नहीं बनता, जब वो NPA बनता है तब प्रोविजंस बनते हैं। सबसे पहला वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहेगा, यानी कि अभी 90 डेज ही हुए हैं और NPA इज लेस देन 12 मंथ और 12 मंथ, तो उसके में 15% डाउटफुल है तो अप टू 1 ईयर्स। सिक्योर्ड के केस में 25% और अनसिक्योर्ड के केस में 100% हो जाता है। डाउटफुल 2 में 1 to 3 years, 40 एंड 100। D3 में मोर देन 3 years विल बी 100% इन बोथ केस। एंड लॉस ऑफ एसेट्स में तो राइट ऑफ ही हो जाता है 100% का। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जो कंपनी है, बैंक है, उसने प्रोविजंस बना लेकिन उसमें क्या है, कैलकुलेशन गलत की है, तो उस कैलकुलेशन को हमें चेक करना होगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए आपको टाइम पीरियड भी याद रखना होगा और प्रोविजंस भी याद रखने होंगे। ओके, 15 25 40 100 सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1 2 3 एंड देन लॉस ऑफ एसेट्स, ऐसे करके 15 25 40 100 याद रख सकते हैं। ओके, याद हो जाएगा। और ईयर्स का तो वही है, लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, देन 1 to 3 एंड मोर देन 3। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोविजंस का। देन उसके बाद कुछ और केसेस है जहाँ पे NPA क्लासिफाई होता है, एज केसेस इन NPA क्लासिफिकेशन। लाइक अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में दो सीजन, दो क्रॉप सीजन तक जो है उसे NPA नहीं माना जाएगा, उसके बाद माना जाएगा।
लेकिन अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जिसका 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड है, तो उस केस में वन क्रॉप सीजन के लिए माना जाएगा। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर एडवांसेस में होगा। अगर किसी ने एग्रीकल्चर के बेसिस पे लिया है तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में दो और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले में वन। शॉर्ट और लॉन्ग का मोस्टली डिसीजन जो वहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड कर लेती है, उसके बेसिस पे होता है। केस स्टडी तो क्या है, गवर्नमेंट गारंटीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो वो अकाउंट कभी एनपीए नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन हो सकते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन एनपीए अकाउंट नहीं होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो भी 90 डेज में अगर पेमेंट नहीं हुई तो इन एनपीए मान लिया जाएगा। कंसोर्टियम एडवांसेस यानी कि जॉइंट लोन्स जो मल्टीपल बैंक्स देती है, यानी कई सारी बैंक मिलके जो लोन्स प्रोवाइड कराती है उसके बारे में बात करता है। तो इस केस में क्या है कि जिसको पैसा मिल जाता है या कंफर्मेशन मिल जाता है, वो एनपीए नहीं मानेंगी, लेकिन बाकी सारी बैंकों को एनपीए मानना पड़ेगा। यानी कि उनको अपना देखना होगा कि उनके पास पैसा किस टाइम पे आ रहा है या कंफर्मेशन किस टाइम पे मिल रहा है। देन आता है इमीडिएट डाउनग्रेड सिक्योरिटी इरोजन्स। लाइक मतलब एकदम से किसी कंपनी में इरोजन हुआ या डाउनवर्ड डाउनग्रेड हुआ, उसका डाउनफॉल होने लगा, तो उस केस में हमें कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले चेक करो जो हमारे पास एसेट्स है उसके बेसिस पे उसका वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू 50% के अप्रोक्स है, यानी कि लेस देन 50% है, तो उस केस में उसको डाउटफुल मान लो और उसके हिसाब से जो भी प्रोविजन है वो क्रिएट कर लो। लेकिन अगर वो 10% से भी कम हो जाता है तो उस केस में उसको डायरेक्ट लॉस ऑफ एसेट ट्रीट करना पड़ेगा। लाइक अगर 50% से कम है तो डाउटफुल एसेट्स, लेस देन 10% है तो लॉस ऑफ एसेट्स माना जाएगा। एग्जीक्यूटिंग द ऑडिट, वेरीफाइंग एडवांसेस। अब यहाँ से आता है कुछ और कैटेगरीज, ठीक है, ये तो सारे थे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। कुछ और एक्सपेंस और इनकम्स की बात करेंगे आगे। द ऑडिटर चेकलिस्ट, एग्जीक्यूशन द ऑडिट, किस तरीके से एडवांसेस को वेरीफाई करना है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, इंश्योर स्टेट बेसिस वैल्यूएशंस, एग्जामिन एग्जिस्टेंट enforceability and valuation of securities, check compliances with RBI norms, evaluating internal controls, verify creditworthiness, and check checks and properly sanction authorities, ensure sufficient margin, check the drawing power register, verify the operations। यानी कि जो भी डेटाज हैं हमें मिलते हैं, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, आरबीआई नॉर्म्स हैं या वैल्यूएशंस है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी ताकि हमें कंफर्मेशन हो सके कि जो एडवांसेस जो प्रॉपरली दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिंग द ऑडिट, बैंक इनकम, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक्स इनकम कैसे होगा अगर परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो नॉर्मली है 1%। मटेरियलिटी रूल क्या कहता है कि इनकम विल बी मोर देन 1% ऑफ टोटल ग्रोस इनकम और 1% ऑफ नेट प्रॉफिट विल कंसिडर एन अक्रूवल बेसिस। इमटेरियल आइटम्स कैन बी रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड। बैंक रिकॉग्नाइज इनकम यानी कि 1% मोर देन इनकम, अगर मोर देन 1% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम है या फिर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है, तो उसे अक्रूवल बेसिस पे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। एंड बट लाइक मतलब सिंपल है, अगर इनकम एक परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉर्मल भी जैसी भी उनकी इस उसकी इनकम ट्रीट होती है, आप उसको नॉर्मली ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती है तो फिर आप वो कैश बेसिस पे ही करोगे, कोई भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने अक्रूवल बेसिस पे कर रखा है तो उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा। Executing the expense and provisions. Interest expense assess reasonable by ratio interest paid on the deposit versus average liabilities. Verify rates and the RBI direct internal control regulations or the interest with like interest और expense का जो भी RBI के हिसाब से मेंशन होगा उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी वही मेजर एक्सपेंस divergent trends and perform substantive and process to verify the supporting documents। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी यानी कि हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा और जो भी आरबीआई के हिसाब से कहा जाता है ना, उन चीज़ों को उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक डिटेल ब्रेकअप होगा, स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग का।
जेंडर एंड जो भी आरबीआई के रेगुलेटरीज कंप्लायंसेस है उसके हिसाब से प्रोविजंस क्रिएट किए जाएंगे। ओके, मोस्टली हर चीज़ में ऐसे ही आरबीआई के नॉर्म्स ही आते हैं। ओके, इतना ही था जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था पूरा, वो इतने ही थे। ओके, सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज करिए और कवर अप करिए। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है। हाउ विल दिस अकाउंट विल बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एलिमेंट बैंक एज ऑन द 31st मार्च? किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो देखना है। सबसे पहले कैश क्रेडिट लिमिट है 25 करोड़। द ड्राइंग पावर विल बी बिटवीन 22 एंड 25 करोड़। Okay, the limit available the company remained less than 20 करोड़। 20 करोड़ से कम का लिया है all days of the financial year 23-24। The company has not deposited any amount in the cash credit and there are no other credit account during the last two quarter। last two quarter देखा जाए तो 3 6 months, यानी कि more than 90 days हो जाता है। ओके, हाउ विल बी अकाउंट विल क्लासिफाई इन द बुक्स ऑफ एलिमेंट? तो उसके इसमें एनपीए मान दिया जाएगा क्योंकि जो क्रेडिट है वो मोर देन 90 डेज हो चुका है। ओके, तो क्या कहता है, आउट ऑफ ऑर्डर अगर रिमेन कंटिन्यूसली एक्सेस सैंक्शन लिमिट है 90 डेज से ज़्यादा की क्रेडिट नहीं आएंगे या क्रेडिट आएगी इनफ नहीं है इंटरेस्ट के लिए, तो उस केस में वो एनपीए मान लिया जाएगा। तो लिमिट थी 25 करोड़ की, रेंज था 22 से 25 करोड़, करा लेस देन 20 करोड़ है, लेकिन लास्ट टाइम से कोई क्रेडिट नहीं है, तो इट शुड बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इज लेस देन सैंक्शन लिमिट बट देयर इज नो क्रेडिट कंडीशन दैट विल बी बैलेंस शीट, यानी कि एनपीए अकाउंट हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट मान लिया जाएगा। ओके, सितंबर 25 का क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्या कहता है, what is the meaning and primary objective of takeout finance? Takeout finance एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग इम्पैक्ट ऑफ द टेक आउट फाइनेंस। अगर मैं सिंपली बताऊं तो टेक आउट फाइनेंस ऐसा होता है, जो एक्सटर्नल पार्टीज होती है ना वो बैंक से लोन्स टेक ओवर कर लेती हैं, जिसकी मदद से ना तो बैंक को तो पैसे मिल जाते हैं और जो एक्सटर्नल पार्टीज होती है ना वो फिर उनसे डायरेक्टली पेमेंट लेती है। थोड़ा बहुत कम पैसा मिलता है बैंक को, लेकिन रिकवरी हो जाती है पहले ही। ओके, तो वही इसके बाद टेक आउट फाइनेंस प्रॉपर्ली डेवलपमेंट। टेक आउट फाइनेंस इज द लोन प्रोसीजर्स, इट इज यूज टू रिप्लेस इनिशियल लोन्स, यानी कि जो स्टार्टिंग के लोन्स होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है क्योंकि बैंक के पास फिर वो लोन अकाउंट्स नहीं बचेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस दैट लेंडर promises to provide at a particular date, criteria project are take out loans commonly used in the property development। यानी कि वही है कि एक बैंक ने पैसे दिए बिल्डर को, पैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए। अब बिल्डिंग तो फिर से सेल होगी लेकिन बैंक को तो पैसे चाहिए, तो कोई और एजेंसी या फाइनेंस कंपनी आएगी, बैंक से वो लोन टेक ओवर कर लेगी और उसके बदले कुछ पैसे दे देगी। जब कंपनी के पास पैसे उस कंपनी के पास पैसे आएंगे वो उसको बैंक को कंप्लीट पेमेंट कर देगी, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा। Okay, to expand source of finance for infrastructure project by facilitating participant of new entities, नई नई एंटिटीज आएंगी इसकी मदद से क्या होगा कि बैंक से और ज़्यादा कोई और कंपनी लोन ले सकती है, जिससे ज़्यादा एंटिटीज को हेल्प मिलेगी। एड्रेस सेक्टरल ग्रुप्स एंटिटी एक्सपोज इश्यूज एंड एसेट्स लायबिलिटी इन मिसमैच कंसर्न टेंडर टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेंडर्स डेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। इम्पैक्ट सिंपल होगा इसका कि टिकट फाइनेंस बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, अकाउंट इज क्लासिफाइड बाय लैंडिंग बैंक्स एज एनपीए, इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रियलाइज, यानी कि ये इनकम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कंप्लीट पेमेंट जो है रिसीव ना हो जाए। सितंबर 25 में ही ये क्वेश्चन, नहीं सितंबर 25, ये थोड़ा यहाँ मार्किंग का कुछ गड़बड़ है। ठीक है, किसी और अटेम्प्ट में हो सकता है कि दोनों पे सेम ही हो जाएगा, पर हाँ ये क्वेश्चन भी आया था एक बार, आई थिंक मई में आया होगा, मई में। ओके, मई या जैन में आया होगा। ओके, तो उसके हिसाब से है। ओके, आई होप आप लोग समझाओगे, एक बार रीड कर लेना क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद एक ये क्वेश्चन था जिसमें स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी थी। ओके, सिंपल है। ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू लो, उसमें से क्रेडिटर को लेस कर दो, देन जो स्टॉक आता है उसमें से मार्जिन लेस कर दो, तो ड्राइंग पावर बन जाती है। लेकिन
ओके, एंड देन उसमें डेटर की वैल्यू ऐड करो, और उसमें से जो भी बैड डेट है ना, देखो जैसे यहाँ लिखा होगा, इंक्लूडिंग द 5,000 ऑफ एन इनवॉइस विल बी 17/11/2024, यानी कि मोर देन 90 डेज हो गया तो चांसेस है बैड डेट हो। ओके, तो डेटर एक्सिस्टिंग 90 डेज बैड डेट हो गए तो माना जाता है, तो उसको 5,000 को हटा दिया, एंड देन उसके बाद मार्जिन हटा के जो वैल्यू आई उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल ड्रॉइंग पावर आ जाता है। सिंपल है, एसेट्स, नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, और हमारा 48 आ रहा है, लेकिन जहाँ पे क्या है, हमें सैंक्शन लिमिट कितनी बता रखी है, 45, तो ड्राइंग पावर कभी भी सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं होता, तो उस केस में हमारी जो ड्राइंग पावर हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि एनबी पीएनबी एडवांस सर्टेन गारंटीज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी मिली है, स्टेट द प्रूडेंशियल नॉर्म्स एज टू सच है लोन। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कौन से गवर्नमेंट से मिली है, तो हमें दोनों गवर्नमेंट के बारे में मेंशन करना होगा। ठीक है, सबसे पहला गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस इन केस ऑफ मोर देन 9, अगर सेंट्रल से मिलती है तो एडवांसेस वेयर द नॉट इन्वॉक्ड एंड रेपुटेड, अगर इन्वॉक्ड नहीं है या रेपुडिएटेड नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड एसेट से माना जाएगा, बट इनका एनपीए के जरिए उसका इनकम रिकॉग्निशन नहीं होगा। ठीक है, वो तो तभी ट्रीट किया जाएगा इनकम रिकॉग्निशन जब इनकम मिलेगी। ओके, द सिचुएशन में डिफरेंट एडवांसेस, स्टेट अगर स्टेट देती है तो वो 90 डेज का ही प्रोविजन लगेगा, और अगर 90 डेज में पेमेंट नहीं आती है तो उस केस में इनकम रिकॉग्निशन वाला भी एप्लीकेबल हो, और जो अकाउंट है उसको भी एनपीए मान लिया जाएगा। ठीक है, जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है उसमें उन्होंने बस एडवांस में उसके टाइम पीरियड और रेट्स के मेंशन कर दिया, अदरवाइज उतना भी काफ़ी है हमारे लिए, इतना भी लिखोगे क्योंकि वो 4 नंबर का इतने में भी हो जाएगा। ये बस टाइम पीरियड बता दिया कि कब क्या माना जाएगा, ठीक है? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेंशन करना, लिख दोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, यू आर पर्पस वेरीफाइंग द प्रोविजन कंटीजेंसी ऑफ द बैंक, व्हाट ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर विल अडॉप्ट टू वेरीफाई द अबव। हमें यहाँ चेक करना है प्रोविजंस और कंटीजेंसीज को। ओके, simple for the audit provision can ensure the compliances of the various regulators, obtain understanding how bank compute provisions, obtain detailed breakup, obtain the tax provisions and examine the other provisions। सिंपल यहाँ पे जो जो चीजें मेंशन की हो, ठीक है, उसके बारे में लिख दो। सबसे पहले इनकम टैक्स है, लिख दो कि हम चेक करेंगे कि कैसे कंपनी ने टैक्स का प्रोविजन कंप्लाई किया है कि नहीं। एक्सपेंसेस है कि एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करती है और उसका ब्रेकडाउन क्या है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करो कि कैसे कंपनी किसी एसेट्स को एनपीए ट्रीट करती है। बैड डेट है तो प्रोविजंस ऑफ बैड डेट कैसे क्रिएट करा जा करती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आरबीआई के कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है कि नहीं, ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, 5 पॉइंट था, आई थिंक ये पांचों अटेम्प्ट में एक एक क्वेश्चन आया होगा। ओके, तो ऑडिट, बैंक ऑडिट भी इम्पोर्टेंट है, 4 से 5, 3 से 4 नंबर का हर बार आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर का है, यहाँ पे 4 नंबर का है, यहाँ पे 4 नंबर का है, यहाँ पे भी 4 का है, उसलिए हर जगह 4 नंबर का है। ओके, तो यानी कि 4 से 6 नंबर, यानी कि एक दो मार्क्स का उसमें, 2 या 4 मार्क्स का उसमें भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी। ओके, तो ये था हमारा बैंक ऑडिट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ हमारा बैंक ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। तो आगे अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी पूछ सकते हो, कोई डाउट होता है तो। अगर किसी और क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो यू कैन कमेंट, मैं उसके बारे में भी रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।